Welcome to online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on pronoun. Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch all part 3 videos of pronoun before watching this video. और भी अगर अच्छा होगा कि आप लोग pronoun का part 4 देखने से पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 के वीडियोस देखें और साथ ही साथ इनसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस के लेक्चर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आप लोग उन्हें भी देख लें। क्लियर? जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर ले और यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को कंटिन्यूसली और इंस्टेंटली मिलते रहें। क्लियर? ओके, प्रोनाउन के अभी तक के लेक्चर्स के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रोनाउन के पार्ट 1 पे हम लोगों ने प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्रोनाउन के लेक्चर 2 पे हम लोगों ने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन देखा था और साथ में हु और हुम का केस देखा था। क्लियर? पार्ट 3 पे हम लोगों ने 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3 सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स देखे थे। आज के इस लेक्चर पे जो कि आप लोगों का प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर? इस लेक्चर पे हम लोग प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर इन द सेंस आप लोगों के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? एक और लेक्चर बनेगा प्रोनाउन पे एंड दैट विल बी योर स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम्स पे एसएससी सीजीएल पे सीडीएस पे पूछे हुए हैं वो हम पार्ट 5 पे डिस्कस करेंगे। बट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी अगर मैं बात करूं प्रोनाउन की तो आज का ये लेक्चर आपके प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर? आज के इस लेक्चर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी हम देखेंगे बट मैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ही कवर कर दूंगा। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और आपका रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्लियर? इनसे भी आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं लेक्चर्स पे कि इंग्लिश पे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं बट हम लोग जो इंग्लिश कवर कर रहे हैं वो हम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं उन्हीं टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर? और जनरली आप लोग देखोगे कि आपके एग्जाम्स पे भी अगर 90% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं से पूछे जाएंगे। क्लियर? ओके, चलो लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो आप लोग लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं एक ग्रुप की बात करूं, क्लियर, जैसे मैं बोलूं ऑर्केस्ट्रा ग्रुप, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करेगा इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के भी हर मेंबर्स को कंसीडर करेगा। जैसे मैं बोल दूं ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। क्लियर? तो ईच यहां पर क्या है? ईच आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि अब इसने क्या करा, ग्रुप जो था ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप के मेंबर्स को भी क्या करा, सेपरेटली कंसीडर किया।
ठीक है, अगर मैं ईच नहीं लगाता तो ऑर्केस्ट्रा एक कलेक्टिवली ऑर्केस्ट्रा होता, बट मैंने ईच लगा दिया तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्केस्ट्रा के हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, ठीक है, रेदर देन कलेक्टिवली। कलेक्टिवली के जगह ग्रुप के मेंबर को सेपरेटली ट्रीट करता है। ऐसे प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो आप लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरी, either, neither, any और none। क्लियर? ये आप लोगों को क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्लियर? अच्छा, अगर एक और बात लिख लो, वैसे हम लोगों को ये नाउन पे डिस्कस करना चाहिए बट आप लोग यहीं पर लिख लो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्लियर, इसके बाद अगर नाउन आता है, ठीक बात है, क्लियर, तो नाउन क्या होता है, अपने सिंगुलर फॉर्म पे ही रहता है, ईच स्टूडेंट। क्लियर? बट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ दी लगा हो और फिर नाउन आ रहा हो तो वो नाउन अपने प्लूरल फॉर्म पे रहता है। क्लियर? जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर? और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम लोगों ने इसके साथ वर्ब कैसे एग्री करता है वो बात तो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पढ़ लिया है। क्लियर? वैसे ये बात अब मुझे आपको नाउन पे बतानी चाहिए बट आप लोग इसे यहां पर लिख लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी या नन के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आता है तो वो अपने सिंगुलर फॉर्म पे होता है, और अगर नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ दी के साथ आता है तो वो अपने प्लूरल फॉर्म पे रहता है। क्लियर? ओके। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैं दो कैटेगरीज में बांट देता हूं। क्लियर? देखो कैसे करना है। अब देखो, either, और neither। क्लियर? और इसी पे आप लोग जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर भी लिख लो। ठीक है, इस पे बहुत प्रॉब्लम आते हैं, ईच अदर और वन अनदर पे। आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोगों के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। देखो, जहां पर दो लोगों की बात हो रही होती है, क्लियर, जहां पर हम लोग दो लोगों की बात करते हैं वहां पर हम लोग आइदर, नाइदर या ईच अदर यूज करते हैं। क्लियर? और यहां पर लिखो ईच।
सी ईच का यूज आप लोग दो के लिए भी कर सकते हो और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हो, टू या टू से ज्यादा। क्लियर? आप बोल सकते हो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। क्लियर? या तो बोल सकते हो आप ईच ऑफ दी थ्री स्टूडेंट्स, वो भी चलेगा। तो ईच का यूज आप लोग दो या दो से ज्यादा के लिए कर सकते हो। क्लियर? तो एग्जाम्स पे इससे एरर आपका नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? वो क्या करेगा, आइदर ऑफ दी थ्री स्टूडेंट्स लिखेगा, जबकि आप लोगों को पता है आइदर क्या है, टू के लिए यूज होता है। क्लियर? तो इससे आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता है ईच पे। क्लियर? और दूसरा है नन और एनी और वन अनदर भी यहीं पे लिखो आप लोग, ऊपर मैंने लिखा है नहीं है बट आप लोग लिख लो। ये क्या है आप लोगों के, ये यूज होते हैं आपके ग्रेटर देन टू के लिए। क्लियर? ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर, नाइदर, ईच अदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, बट आप लोग इसे यहीं पे रखोगे। क्लियर? आइदर, नाइदर और ईच अदर दो पर्सन के लिए यूज होता है। ईच आपका दो पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है, तीन के लिए भी हो सकता है, चार पांच जितने के लिए भी हो सकता है। क्लियर? नन, एनी और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, मतलब तीन के लिए, चार के लिए और जितनों के लिए भी यूज हो सकते हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने लोगों के लिए आप लोगों का यूज होता है। क्लियर? ओके, चलो अब एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं किस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। से none of these two girls is curious to meet our new dance teacher। ठीक है? दोनों लड़की में से कोई भी क्यूरियस नहीं है। क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासुक। जिज्ञासुक क्या होता है पता नहीं, हाँ जिज्ञासा ही टाइप का होता है ना। कोई भी क्यूरियस नहीं है न्यू डांस टीचर से मिलने के लिए। उसने क्या यूज किया है यहां पर, उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया उसने, नन। क्लियर? और उसके बाद उसने क्या यूज किया है यहां पर, अगर आप देखो टू गर्ल्स। क्लियर? क्लियर? अब आप लोगों को पता है कि जहां पर दो लड़कियों की बात हो रही है, क्लियर, वहां पर तो आप लोग नन को यूज नहीं करोगे। नन का यूज कहां पर होता है, जहां दो से ज्यादा की बात हो रही होती है। अगर यहां पे टू गर्ल्स की जगह थ्री गर्ल्स की बात हो रही होती तो नन यहां पर सही था, बट दो लोगों की बात हो रही है तो यहां पर नन ना आके क्या आएगा आप लोगों का, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए नाइदर। Neither of these two girls is curious. Who is curious? Neither. और neither क्या रहता है आप लोगों का, always
सिंगुलर, तो यहाँ पे इज का वर्ब भी रहना एकदम सही है। क्लियर? नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज क्यूरियस टू मीट अ न्यू डांस टीचर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक और लिखो। The five brothers are at daggers drawn so they feel it below their dignity to talk to each other. क्लियर? ओके, क्या है यहाँ पे? द फाइव ब्रदर्स आर, आर आपको वर्ब मिला, आपने वर्ब से क्वेश्चन पूछा हु आर, आंसर हु आर एट डैगर्स ड्रॉन, तो आंसर आएगा द फाइव ब्रदर्स। द फाइव ब्रदर्स क्या हुआ यहाँ पे आप लोगों का? सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। आर एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन मतलब एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखना, मतलब एकदम एक दूसरे को जो देखना ही नहीं पसंद करते उस टाइप के। ओके, सो दे फील, हु फील? दे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? दे आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फाइव ब्रदर्स को। क्लियर? सो दे फील, फील दोबारा से आप लोगों का क्या आया? वर्ब आ गया। वर्ब कैसा वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, फील्स नहीं है, यहाँ पे फील है। क्लियर? आपको पता है वर्ब में एस और ईएस लगने पे वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल हो जाते हैं। हु फील? दे फील। दे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइव ब्रदर्स को। फाइव ब्रदर्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। फील क्या है? प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल प्लूरल वर्ब है, इसलिए फील यहाँ पर भी ठीक है। ये सेकेंड वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है। इट बिलो देयर डिग्निटी, अब यहाँ पर क्या आया? देयर आया। अब ये देयर भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, इन पांच ब्रदर के लिए यूज हो रखा ना, प्लूरल के लिए यूज हो रखा, प्लूरल नाउन है देयर। देयर इज फाइव ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, ईच अदर क्या आया आप लोगों का? प्रोनाउन आया दोबारा से। अब ईच अदर जहां भी आता है वहां पर इसके ठीक अपोजिट में क्या खड़ा रहता है आप लोगों को पता होना चाहिए? वन अनदर। एकदम वन अनदर आया तो ध्यान रखना वहां पे ईच अदर आना चाहिए, और जहां पे ईच अदर आया क्वेश्चन पे वहां पे वन अनदर आना चाहिए। 90% स्पॉटिंग एरर पे दिख गए तो यही एरर होते हैं, वन अनदर। ठीक है ना? मालूम है क्या, प्रैक्टिस जब करते जाओगे ना आप लोगों को खुद में खुद पता चलने लग जाएगा कि स्पॉटिंग एरर में कैसे एरर बनाए जाते हैं। क्लियर? ऐसे ही एरर है, मतलब आप लोग पढ़ोगे ना सीधा ईच अदर दिखा, आपको पता चल जाएगा 90% ये ईच अदर ही गलत है। क्लियर? एकदम देखते ही पता चल जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है,
टेंसेस के क्वेश्चंस पे उसने फॉर सिंस डाला होगा, हैव बीन हैड बीन यूज करा होगा, सिंस यूज करा होगा, देखते ही पता चल जाता है ये टेंसेस का एरर है। क्लियर। कंपाउंड सब्जेक्ट बना के आइदर नाइदर डालेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। क्लियर। वो प्रैक्टिस के बाद ना क्वेश्चन देखोगे एग्जाम्स पे, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। क्लियर। अब मुझे बताओ ये ईच अदर जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज होता है? ये दो लोगों के लिए यूज होता है। क्लियर। अब भी लिखा है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर ही आप लोगों को लिखा दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। ईच अदर कितने के लिए यूज होता है? दो के लिए यूज होता है। और दो से ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि यहां पे तो 5 भाइयों की बात हो रही है, तो दो से ज्यादा के लिए क्या होता है? वन अनदर। तो यहां पे ईच अदर आना क्या है? गलत है। इसके बदले क्या आएगा? यहाँ पे वन अनदर आएगा। क्लियर। जब आप लोगों का पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा, अभी तो हम लोग खाली वर्ब्स को देख रहे हैं और टेंसेस को देख रहे हैं, जब आप लोगों का पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा तो आप लोग एक एक चीज को चेक कर पाओगे, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शंस को, क्लियर, सेंटेंस स्ट्रक्चर को, आप एक एक लाइन को तब इजिली चेक कर पाओगे। क्लियर। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। तो आप लोगों का ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन नाम ही बता रहा है जो कि रिलेट करते हैं। क्लियर। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से आप लोगों के? तीन होते। वन इज हु, सेकेंड वन इज विच, थर्ड वन इज दैट। क्लियर। हु किसके लिए यूज होता है? लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग के लिए। नॉन ह्यूमन थिंग के लिए क्या यूज होता है? विच। और जो दैट होता है वो आप लोगों के लिए ह्यूमन के लिए भी होता है और नॉन ह्यूमन के लिए भी होता है। क्लियर। अब आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन कहां से आते हैं? आप लोगों के एग्जाम्स पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आता है रिलेटिव प्रोनाउन का। अगर क्वेश्चन आया तो वो हु डाल के नहीं पूछेगा आप लोगों से, हु तो सबको पता चल जाएगा, विच कहां पे यूज करना है, हु कहां पे यूज करना है। वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन से एग्जाम्स पे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोगों के होते हैं विच और दैट पे। ठीक है, विच और दैट पे यहां पर आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, क्लॉज होते हैं। ठीक है। दो टाइप के क्लॉज के बारे में अगर मैं बात करूं, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और एक होता है, देखो मैं थोड़ा बहुत आइडिया ही देता हूं, ज्यादा इसके डीप पे जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। क्लियर। देखो एक नोट डाल के लिख लो आप लोग। ठीक है, एक लिखो रिस्ट्रिक्टिव
restrictive relative clause और एक लिखो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? एक है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज और एक है नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज क्या है? रिलेटिव क्लॉज जो दैट से शुरू होगा या विच से शुरू होगा जो क्लॉज, ठीक है, अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है, अभी सुनते रहो। जो विच से शुरू होगा या दैट से शुरू होगा जो क्लॉज विच या दैट से शुरू होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। अब रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? अगर मैं एक सेंटेंस लिखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। से द अर्थ is the only planet in our solar system supports life. The Earth is the only planet in our solar system that या which supports life. अब आप लोगों ने यहां पर that यूज करना है या which करना है। अगर मैं इसे बोलूं the earth is the only planet in our solar system which supports life, the earth is the only planet in our solar system that supports life, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। पढ़ने पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा गलती है, बट टेक्निकली इन पे गलती है। क्लियर? कैसे है? अब देखो, अगर से मैं यहां पर विच लगाता हूं एक केस में और दूसरा आप लोगों को दिखाता हूं दैट। क्लियर? विच सपोर्ट लाइफ, ये क्या हो गया आप लोगों का? फिर विच सपोर्ट लाइफ क्या हो गया आप लोगों का? रिलेटिव क्लॉज हो गया। क्यों? ये विच से शुरू हुआ और ये क्लॉज है, विच सपोर्ट लाइफ एक क्लॉज है। सिमिलरली दैट सपोर्ट लाइफ क्या हो गया आप लोगों का? ये भी क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है। क्लियर? अच्छा, जो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होता है इसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज अवर दैट, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है आप लोगों का विच। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसे मैं अगर सेंटेंस से हटा दूं तो सेंटेंस का जो मतलब था वो पूरा नहीं आता। इसका मतलब इस क्लॉज का यहां पर रहना जरूरी है सेंटेंस के पूरे मतलब को के निकलने के लिए। समझ रहे हो ना? क्लियर? अगर कोई क्लॉज सेंटेंस पे इंपॉर्टेंस रखता है, क्लियर, तो वो क्लॉज आप लोगों का रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होगा अगर विच या दैट से शुरू होगा तो। क्लियर? अगर कोई क्लॉज सेंटेंस पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है तो वो क्या होगा आप लोगों का? नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होगा, और वहां पर आप लोग क्या यूज करोगे? विच करोगे। इन जनरल जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो आप लोगों के कॉमा के बीच में रहते हैं, ऐसे रहेंगे। मतलब यहां से सेंटेंस शुरू हुआ, बीच में कॉमा आया, यहां पे आप लोगों के नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज रहे, कॉमा आया, आगे चला और सेंटेंस खत्म हो गया। इन जनरल ये इनका स्ट्रक्चर रहता है। क्यों? क्योंकि दो कॉमा के बीच में जो आप लोगों के क्लॉज होते हैं ना वो क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। मतलब अगर मैं उसे हटा भी दूं ना तब भी मेरे सेंटेंस के मीनिंग को कोई
एक्स्ट्रा मतलब चेंजेस नहीं होते। अब यहां पर देखो ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ये बोलना चाह रहा है। क्लियर? ठीक है। अगर मैं यहां पर विच लगाता हूं, विच का मतलब क्या है, इससे आगे वाले क्या है जो क्लॉज है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर? विच का मतलब तो यही होता है कि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज मतलब उस क्लॉज को अगर मैं हटा भी देता हूं, अगर मैं इसे हटा भी देता हूं तो मेरे सेंटेंस के मतलब पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेंटेंस को अब पढ़ू विच लगा के, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम, मैं ये बोलना चाहता था? नहीं, मैं तो ये बोलना चाहता था कि अर्थ ही ऐसा सोलर सिस्टम है जिसपे कि जीवन को सपोर्ट करता है, जो कि जीवन को सपोर्ट करता है। क्लियर? तो यहां पर क्या है, ये वाला जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, क्लियर, जो ये आप लोगों का रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है, सेंटेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर कौन सा क्लॉज यूज होगा, इस क्लॉज को हम लोग बोलेंगे रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। इसलिए यहां पर क्या यूज होगा आप लोगों का, दैट यूज होगा। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। The earth, comma, which is the third planet sorry ये comma है, from the sun supports life sorry। ओके अब देखो विच आ गया, क्या, और क्लॉज क्या हो गया, विच इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या बोलना चाहता है, इस सेंटेंस पे वो ये बोलना चाहता है कि अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है। क्रक्स तो यही है ना सेंटेंस का। क्लियर? ये क्या है आप लोगों का, ये एक क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। अब इस क्लॉज की यहां पर इंपॉर्टेंस है नहीं, इतना कुछ सेंटेंस के मीनिंग पे इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों का किस टाइप का क्लॉज हुआ, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। क्लियर? क्योंकि ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है तो यहां पर विच का यूज करना सही है, और एग्जाम पे अगर यहां पे दैट करता है ना तो वो आप लोगों का क्या है, गलत हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। आपके एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स पे आता है विच या दैट भरो। क्लियर? तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग इसे फिल नहीं कर पाओगे, गलत करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर? सीधी सी बात है, अगर उस क्लॉज को आप लोग सेंटेंस से हटा सकते हो और सेंटेंस के मीनिंग पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो वहां पर विच यूज करना है। अगर आप उस क्लॉज को नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि वो सेंटेंस के जो मतलब है उस पे काफी वैल्यू रखता है, तो वहां पर आप लोग दैट यूज करोगे। अगर हटा सकते हो तो विच यूज करोगे, अगर नहीं हटा सकते हो तो दैट यूज करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग खुद बताना कि क्या आना चाहिए। ठीक है, चलो, द लेटर दैट या विच, देखा, और ये कॉमा के बीच में ही था, वैसे ही रहता है इन जनरल, बट कुछ नहीं, वो ना भी डाले तब भी चलेगा। द लेटर दैट या विच यू रोट
to my sister was delivered yesterday. देखो yesterday से क्या पता चलता है मुझे, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और उसने रोट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? ओके, यहाँ पे वो सब छोड़ो. अच्छा, विच या दैट लगाना है तो मुझे सबसे पहले तो क्लॉज ढूंढ लेता हूं. मैंने बोला कि यार विच या दैट लगाना है. यू रोट टू माई सिस्टर, ये है. क्लियर? ओहो, लाइट ही चले गई. सॉरी, वीडियो को यहीं पे पॉज करना पड़ेगा. होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, क्वेश्चंस तो देख लिया होगा. मैं चलो लाइट चले गई तब भी डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, अब यहां पर देखो, एक सेकंड होल्ड करना. कोई नहीं, हम लोग ट्यूबलाइट का यूज करेंगे. यस, ठीक है. मोबाइल लाइट्स कहां से दिखेगा ये? हाँ, क्लियर. अब देखो यहां पर क्या है, द लेटर दैट या विच यू रोट टू माई सिस्टर वॉज डिलीवर्ड yesterday. अच्छा, अगर मैं इस रिलेटिव क्लॉज को काट देता हूं यहां से, क्लियर, अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो ये क्या रह जाएगा, द लेटर वॉज डिलीवर्ड yesterday, कि चिट्ठी कल डिलीवर्ड हुआ. इससे मुझे इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना. चिट्ठी, कौन सी चिट्ठी डिलीवर्ड हुई? कोई सी भी चिट्ठी डिलीवर्ड हो सकती है. सेंटेंस का तो मतलब ही पूरा चेंज हो गया. क्लियर? यहां पर क्या है, जो चिट्ठी लिखी थी सिस्टर को वो डिलीवर्ड हुई थी ना. क्लियर? अगर ये मतलब निकल के आता है तो ठीक है सेंटेंस. तो यहां पर क्या आएगा आप लोगों का, विच ना आके क्या होगा, दैट होगा. क्यों दैट होगा? क्योंकि आप लोग इस रिलेटिव क्लॉज को कट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि इस पे जो इस सेंटेंस का क्रक्स जुड़ा हुआ है. मतलब आप लोग इस क्लॉज को हटा नहीं सकते हो. अगर आप इसे हटाते हो तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा. क्लियर? अगर सेंटेंस के मतलब को चेंज नहीं होना होता, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल पे था, द अर्थ विच इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन सपोर्ट लाइफ. उसने उस सेंटेंस का मतलब क्या था, अर्थ सपोर्ट लाइफ. तो बीच में जो क्लॉज डाला हुआ था, विच इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम अवर सन, उसे आप लोग हटा सकते थे इजीली, इसलिए वहां पर विच आया था. यहां पर आप लोग यू रोट टू माई सिस्टर, इस क्लॉज को आप लोग हटा नहीं सकते हो, क्योंकि इसके हटाने पे सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो जा रहा है. इसलिए यहां पर आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा. क्यों दैट लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये आप लोगों का एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज का. क्लियर? ठीक है, तो लाइट ही चले गई. मैं कब तक ऐसे मोबाइल लेकर वीडियो बनाता रहूंगा. क्लियर? चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.